बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का लेक्चर उसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। लास्ट की क्लास में हमने डिस्कस किया था मैट्रिक्स बाय क्रैमर रूल किस तरह से किया जाता है। दो मेथड्स हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के। पहला मेथड जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा वो था क्रैमर्स रूल, और जो दूसरा मेथड अभी पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। आज के लेक्चर के अंदर इस मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस के साथ हम डील करेंगे और आपको ये सिखाऊंगा कि किस तरह से इक्वेशंस को ट्रांसफॉर्म किया जाता है मैट्रिसेस के अंदर। तो चलें आज के लर्निंग आउटकम्स देखते हैं। लर्निंग आउटकम में यही है कि इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न सॉल्यूशन ऑफ टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को ही सॉल्व करना सीखेंगे। कभी भी एक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हो तो उसको सॉल्व नहीं कर सकते, टू या दो से ज़्यादा हम सॉल्व कर सकते हैं। इस वजह से हमने इनको कहा कि ये मेथड्स हर जगह एप्लीकेबल हैं, बस फ़र्क क्या होना चाहिए कि आपके या तो इक्वेशंस दो हों या दो से ज़्यादा हों। नाउ अब यहाँ पर हम डील करेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस से। उससे पहले आज की इस्लामिक मोटिवेशन देख लें। एक हदीस आपको सुनाने जा रहा हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर एक शख्स के पास बहुत से रुपए हों और उनको तकसीम कर रहा हो, और दूसरा शख्स ऐसा हो जो अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हो, तो ज़िक्र करने वाला अफजल है। यानी एक जगह सदका दिया जा रहा हो और दूसरी जगह ज़िक्र इलाही हो रहा हो, तो ज़िक्र इलाही को यहाँ फजीलत हासिल है। चलें इसके साथ साथ हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने जा रहे हैं और कोई भी दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया जाएगा आज के लेक्चर में। एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 10 है ये, और हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बाय यूजिंग मैट्रिसेस। दो इक्वेशंस आपके सामने मौजूद हैं, एक है x + 2y = 6 और दूसरी है 2x + 7y = 3। अब आपके जहन में इसका कोई भी सॉल्यूशन आ सकता है। उस सॉल्यूशन को थोड़ी देर के लिए अपने जहनों में रखें और फिर हम जाके ये देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इसका आंसर डिसाइड कर सकते हैं। चलें तो अब इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं हम लोग। सबसे पहला स्टेप क्या होगा सॉल्यूशन का? ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन इनटू मैट्रिसेस फॉर्म। तो आपको इक्वेशंस को मैट्रिसेस फॉर्म में चेंज करना आता है, और वो किस तरह करते हैं? आपने सबसे पहले जिस तरीके से यहाँ पर मैट्रिक्स बना हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लें ऐसे कि ये 2/2 का मैट्रिक्स है। अगर ये 2/2 का मैट्रिक्स है और इसमें वेरिएबल नहीं आएंगे तो सिर्फ वेरिएबल के कोफिशिएंट्स आएंगे, तो बताएं मुझे कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। मैंने सबसे पहले लिख दिया यहाँ पर 1 किसका कोफिशिएंट है? पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है, वो हमेशा पहले लिखा जाएगा। उसी के नीचे दूसरा x का कोफिशिएंट है 2, वो वहाँ पर मैंने सेकंड एलिमेंट लिख दिया। साइमल्टेनियसली 2 और 7 आ गए अपनी रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे। अब इसके साथ साथ हमें एक मैट्रिक्स बनाना है जिसके अंदर वेरिएबल्स आएंगे, और फिर दूसरा मैट्रिक्स बनाना है आंसर का, यानी आप ये कह लें कि ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, इन इक्वेशन का सॉल्यूशन कौन से हैं? दो सॉल्यूशन है, एक 6 और 3। अब देखें क्रैमर्स रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड शुरू तो दोनों एक ही जगह से होते हैं, लेकिन दोनों हैं बहुत ही मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है? ट्रांसफॉर्म करना है इक्वेशन को इन मैट्रिक्स फॉर्म में। मैंने सामने किया हुआ भी है। अब इसको देख लें गौर से कि किस तरह ये इक्वेशन फॉर्म से मैट्रिक्स फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गए। नाउ देन अब हमने देखना है कि इसका सेकंड स्टेप क्या होगा? नेम द मैट्रिसेस। तो हम लोग जो आसानी के लिए नाम रखते हैं वो होते हैं a, x और b। यानी x जो होता है वो सेट आता है, x वो मैट्रिक्स आता है जो वेरिएबल का मैट्रिक्स होता है। इसी तरह मैं कह दूं a जो सेट होता है आपका, वो a जो मैट्रिक्स होता है वो होता है आपका कोफिशिएंट्स का, जो लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहे होते हैं। सिमिलरली b क्या होता है हमारा? b होता है 6 और 3, यानी जो कांस्टेंट का मैट्रिक्स बनता है। चलें अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अच्छा, इसको लिखने का तरीका क्या होगा कि क्योंकि ये दोनों साथ लिखे जाते हैं, इसका मतलब ये है कि ax = b। ये जो दोनों मल्टीप्लाई होकर जो आंसर आएगा वो आएगा बी मैट्रिक्स के बराबर, जो कि हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा था। चलें अब इसको आगे देखते हैं। अब क्या करना है? अब हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सबसे पहले हमें
ए का डिटर्मिनेंट निकालना है और चेक करना है कि क्या ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है या नहीं। अगर तो 0 के बराबर है तो हम कह देंगे द सिस्टम डज नॉट हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। आपके लेवल पर यही रहेगा कि सिस्टम डज नॉट हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। आगे जाके आपको पता चलेगा कि हाँ यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता, उसके बाद भी दो काइंड्स होती हैं, एक होती है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, एक होती है द सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। फ़िलहाल आपने सिर्फ यही कहना है कि द सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर बेहतर तरीका यह है कहने का कि द सिस्टम डज नॉट हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। ये कब होगा? जब ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए तो सिस्टम डज नॉट हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। अब देख लें इसको किस तरह से डिटर्मिनेंट निकाला है, आप बखूबी जानते हैं। इज इक्वल टू 3, इसका मतलब है सिस्टम डज हैव अ यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय x इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब इसको समझ लें, ये एक नई चीज़ आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं। अब देखें x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी कैसे आया। देखें कोई भी चीज़ अगर मल्टीप्लाई के उस तरफ जाती है तो हो जाती है डिवाइड। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ x इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 10, ठीक है, ये एक सिंपल सी इक्वेशन मैंने आपके सामने बनाई। अब फॉर एग्जांपल जब मैं 5 को उधर शिफ्ट करूँगा तो 5 अपनी रिस्पेक्टिव जगह पे 10 के बराबर में नहीं आएगा बल्कि 10 के डिवाइड में आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो होती हैं प्लेसेस चेंज होने की वजह से इज इक्वल टू से जब कोई नंबर या कोई चीज़ कोई टर्म मूव कर जाती है इक्वल टू के सेकंड साइड पे चली जाती है तो उसकी जो हैसियत होती है पहले वो हो जाती है चेंज। फॉर एग्जांपल अगर वो प्लस है, प्लस हो रही है तो माइनस हो जाती है। यहाँ पर क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है x से, तो हम कहाँ जाके वहाँ जाकर डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली यहाँ a क्या हो रहा है? x से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर हो जाएगा डिवाइड। और हम मैट्रिसेस में डिवाइड नहीं यूज़ करते, हमेशा क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। आपको पता है कि डिवीजन नहीं बोलते, हम बोलते हैं उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी a इनवर्स होगा b का, ठीक है। बात समझ आ रही है? यानी a उधर गया तो a इनवर्स बन गया। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी समझने वाली, और इसको मैं बेशतर जगह पर आपको मेंशन करूंगा, और वो क्या है? और वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हमने सेट कुछ इस तरह बनाया होता, फॉर एग्जांपल हमने सेट ये बनाया होता, ठीक है। क्या मतलब है इस बात का? आप कहेंगे कि दोनों सेम हैं, ये और ये दोनों सेम है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट इन मैट्रिसेस। देयरफॉर अगर मैं ये कहूँगा कि ये दोनों इक्वल हैं तो मेरी बात गलत हो जाएगी, ठीक है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करती, ठीक है। सिर्फ ये समझ लें। फॉर एग्जांपल हमने कुछ मैट्रिसेस को इस तरह बनाया होता, फॉर एग्जांपल हमने इक्वेशन इस तरह बनाई होती x a इज इक्वल टू b। अब मैं क्या करता? अब मैं अगर a को उधर शिफ्ट करूंगा तो उसको b के बराबर में प्लेस करूंगा राइट हैंड साइड पे। ये बात गौर से समझ लें। देखें a यहाँ पहले है तो वहाँ जाने पर आया है पहले, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर a बाद में है x के तो वहाँ जाकर आया है बाद में, ठीक है। इसको सिर्फ अभी थोड़ी देर के लिए याद रख लें, जब मैं इसका प्रूफ करवा रहा हूँ तब आपको डिटेल में इसके बारे में समझाऊंगा। चलें, अब फ़िलहाल तो बात आपके जहन में क्या रखने वाली है कि a वहाँ जाकर डिवाइड हो जाता है। डिवाइड को हम मैट्रिसेस में क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता है, यानी a वहाँ जाकर क्या हो जाएगा? a इनवर्स में चेंज हो जाएगा और वो उस प्लेस पे आएगा जिस प्लेस पे वो ऑलरेडी मौजूद है, यानी x से पहले है तो वहाँ पे b से पहले आएगा। ये बात मैं समझाना यहाँ चाह रहा हूँ। अगर आप उसको b के बाद लिख देंगे तो ये टेक्निकली गलत हो जाएगा और आपका आंसर भी गलत आएगा। चलें, अब देख लेते हैं इसका फोर्थ स्टेप। फिर हमने क्या करना है? पहला स्टेप मैं आपको दोहराता चलूँ। पहले स्टेप में क्या करनी है? आपने इक्वेशंस बनानी है। दूसरे स्टेप में क्या करना है? दूसरे स्टेप में आपने उसको मज़ीद उनके नाम रखने मैट्रिसेस के। फिर इसके बाद तीसरे स्टेप में आपने डिटर्मिनेंट निकालना है। चौथे स्टेप में क्या करना है? चौथे स्टेप में आपने ये करना है कि जो आपकी लास्ट इक्वेशन आई है x इज इक्वल टू a इनवर्स b, उसको सॉल्व करना है। अब उसको कैसे सॉल्व किया जाए?
तो सबसे पहले तो हमारे जहन में आता है कि मैं क्या निकालूं, ए इनवर्स निकालूं। तो ए इनवर्स निकालने का आपको तरीका पता है, एडजॉइंट निकालना है और डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, सिर्फ हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो अब अगर गौर से देखो ए के सेट को, लास्ट स्लाइड में वापस ले चलता हूँ, ए का सेट है 1 2 2 7, तो ये हो जाएगा 7 1 -2 -2। अब गौर से देखें यही बन रहा है नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पर इसका एडजॉइंट निकाल लिया। अब क्या करोगे, उसको डिवाइड कर दोगे डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट से जब डिवाइड किया तो क्या आया, 1/3 7 -2 -2। और किसी से भी प्रॉपर्ली डिवाइड नहीं हो रहा तो मैंने उसको आउटसाइड लिख दिया। अब फिर हमने सॉल्व करना है ए इनवर्स बी को, यानी ए इनवर्स का जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई करवाना है बी से। अब गौर से देखें ये कैसे हो रहा है, ए इनवर्स पहले लिख लिया, फिर उसके बराबर में लिख लिया बी, और एक्स का जो मैट्रिक्स है वो उसकी जगह लिख लिया। अब मैं जब क्या इसका आंसर निकालूंगा तो सबसे पहले ए इनवर्स का जो मैट्रिक्स है उसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा बी से। देखें 1/3 मैंने अभी भी बाहर इस वजह से लिखा है क्योंकि वो परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा किसी से भी। हाँ, अगर मैं 1/3 को बी से डिवाइड कर दूं तो दिस इज़ अ गुड थिंग, लेकिन अभी मैंने क्या किया है, सिर्फ समझाने के लिए, मैं सिर्फ ऑप्शन दे रहा हूँ आपको कि इस तरह से भी हो सकता है, तो अभी सिर्फ समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट करवा रहा हूँ। चलें, अब जब मैंने 7 -2 मल्टीप्लाई करवा दिया, मल्टीप्लाई करवाना आपको आता है, मल्टीप्लाई करवाने के बाद मेरा आंसर आ रहा था 42 - 6 विच इज़ 36 और -9। अब मैं डिवाइड करूँ 3 से तो आ जाएगा 12 और -3, ठीक है। यानी x की वैल्यू क्या है, 12 है, और y की वैल्यू क्या है, -3। अब इस जगह पर, इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद आपको थोड़ी देर के लिए ऐसा ज़रूर लगेगा कि क्रैमर्स रूल बहुत आसान है और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड इंतहाई मुश्किल है। लेकिन याद करें, आप यही बात कर रहे थे क्रैमर रूल के बारे में भी कि बहुत मुश्किल मेथड है, ठीक है। तो क्रैमर रूल जब समझ लिया तो उसके बाद बहुत आसान है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड समझना। और ये अगर एग्जामिनर आपको ये कह देता है किसी भी जगह पर जाके कि सॉल्व द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, तो आपके ऊपर है कि आपको जो बेहतर आता है आप वो करें, मैट्रिक्स इन्वर्जन से करें या क्रैमर रूल से करें। लेकिन अगर एग्जामिनर आपको ये कह देता है कि आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन से ही करना है, तब जाकर आप फंस जाएंगे, क्योंकि आपने क्रैमर रूल अगर पढ़ के गए होंगे। तो दोनों सीख लें, दोनों की प्रैक्टिस करें, एक इक्वेशन को दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखाएं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को दोनों से सॉल्व करके देखें कि आपका आंसर बराबर आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 5 याद है आप लोगों को, वो हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 5 को उस मेथड से करके देखें, ठीक है, कि आपका सॉल्यूशन आता है। चलें, अब यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 10 किया है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर सबसे पहला मेथड क्या होगा, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशंस इनटू मैट्रिसेस फॉर्म। तो इस स्लाइड के अंदर मैंने कोशिश ये की है कि एक जगह पे सारा काम आ जाए, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा गौर से देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा क्या क्या है। ट्रांसफॉर्म कर दिया मैट्रिक्स को मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है, इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में, नेम किया मैट्रिसेस को ए, एक्स और बी, ठीक है। देन थर्ड स्टेप, ए डिटर्मिनेंट निकाला, 3 आ रहा है, ठीक है। एक जगह पे सारी चीज़ें सॉल्व कर दी। x = a इनवर्स b, एडजॉइंट a निकाला, एडजॉइंट a निकालने के बाद उसको डिवाइड कर दिया डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट में डिवाइड करने के बाद फिर मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया a और b, a इनवर्स और b को मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमने क्या किया, जब डिवाइड करवाया तो आंसर आ गया 12 और -3, और हमने सॉल्यूशन सेट बना दिया। याद रखिएगा, सॉल्यूशन सेट बनाने का 1 नंबर है, 10 में से 9 मिलेंगे अगर पूरा सॉल्यूशन करके आएंगे और सॉल्यूशन सेट नहीं बना कर आएंगे तो, ठीक है। चलें, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे मैट्रिक्स के अंदर। मैट्रिक्स के अंदर ट्रांसफॉर्म करने के बाद नेम करेंगे ए, एक्स और बी, फिर चेक करेंगे कि ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, बिल्कुल 13 के बराबर आया, इसका मतलब है नॉट इक्वल टू 0। द सिस्टम एज अ यूनिक सॉल्यूशन। अब ए इनवर्स निकालना है, उसके लिए एडजॉइंट ऑफ ए को डिवाइड करें डिटर्मिनेंट से। जब डिवाइड कर दिया तो अब डिवाइड प्रॉपर्ली तो नहीं हो रहा, पहले मल्टीप्लाई करवाएं। और देखें, एग्जाम में अगर पर्टिकुलरली प्रॉपर्ली डिवाइड नहीं होता तो आपने घबराना नहीं है कि आपने सॉल्यूशन गलत किया है। देखिए, घबराना नहीं है, तो एक ऐसी टर्म बन गई है अब जो आप लोगों को थोड़ा सा और घबरा देती है। लेकिन बात यह है कि अगर मैं कह रहा हूँ तो मेरी बात की तो कुछ अहमियत है, बाकी लोगों की बात की अहमियत नहीं है, सही है। चलें, अब देख लेते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। तो बहुत ही अच्छा आंसर आया, 26 और 13। इसका मतलब ये है कि इसको डिवाइड करते हैं,
तो आ जाएगा -2 +1, ठीक है। ये आपका बन गया सॉल्यूशन सर। आपका होम असाइनमेंट है एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके आएँ, और इसके साथ साथ पेज 186 पे ये मज़ीद क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व करें, और आपने इसको भी अपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करके देखना है। जितने क्रैमर रूल में हमने पढ़े उन सबको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं, और इसके हवाले से कोई सवाल हो तो इंशाल्लाह आप मुझसे अपनी क्लास में पूछ लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।